नमस्कार दोस्तों, आज हम एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो शुरू होने जा रहा है। लास्ट टाइम हम एसिड बेस एंड साल्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके थे और अभी ये जो पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा एसिड बेस एंड साल्ट का और एक साथ अपलोड होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। पीएच पोर्टेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेंज ऑफ हाइड्रोजन। इट वॉज मेड बाई सोरेन। ये सोरेन के द्वारा क्या इन्वेंशन किया गया है और या तो डिस्कवर किया गया है बोल सकते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस में पीएच वैल्यू 0 से 14 के रेंज में होता है। इसका स्केल है, स्केल यहाँ पे है 0 से 14 तक बना हुआ है। 0 से 7 के बीच में अगर ये रेंज में कोई अगर सब्सटेंस का पाया जाता है तो एसिड बोलेंगे और 7 से 14 तक में उसको बेस बोलेंगे। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। अगर पीएच वैल्यू कम रहेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ पीएच स्केल जितना बढ़ते जाएगा उतना इसका स्ट्रेंथ घटते जाएगा और जितना कम रहेगा उतना इसका ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल 7 से अगर कम रहेगा तो एसिड बोलेंगे, 7 के बराबर रहेगा तो न्यूट्रल कहेंगे और 7 से अगर बड़ा रहेगा तो बेस बोलेंगे। बात करते हैं एसिड। एसिड उसको बोलते हैं दो सब्सटेंस विच गिवन H प्लस आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड। अगर कोई सब्सटेंस को अगर हम कोई सब्सटेंस को पानी में मिला दें और उससे हमें H प्लस आयन मिलता हो तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। जैसे कि हम बात करते हैं NHA। अगर कोई सब्सटेंस है उसको अगर पानी में घोल देंगे तो उससे हमें H प्लस आयन और A माइनस मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कुछ HCl है, अगर इसको हम पानी में मिला देते हैं तो उससे हमें H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। इसी प्रकार से H2SO4 एक्वस अगर पानी मिलाते हैं तो 2H और SO4 2 माइनस मिलेगा तो एक क्या मिलेगा? एक्वस मिलेगा। तो यहाँ से कोई मिलेगा। बात करते हैं एक्वस मतलब एक्वस मतलब जलीय H2O। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हालांकि कहते किसको हैं? जब कोई HCl है, थोड़ा HCl है, चाहे कोई भी एसिड है जिसमें वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मान लीजिए हम HCl लेते हैं, अगर HCl में पानी ना हो तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है। उसकी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो इतना मजबूत होता है कि हम लोग बैटरी में यूज़ करते हैं और तेजाब के रूप में यूज़ करते हैं। जो नहीं बोलता कि कोई व्यक्ति पर एसिड छीट दिया जिसका आंख जल गया, चाहे पूरा बदन जल जाता है, तो उसके लिए हम लोग भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसका डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, दोज एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू H प्लस आयन इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने मतलब ये है कि वैसे अम्ल जो पानी में घुलने के बाद कंप्लीटली H प्लस आयन में टूट जाता हो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल इसका 3 ही होता है, 3 से ज़्यादा नहीं है। क्या है? HCl, H2SO4, HNO3 3 है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बात करते हैं वीक एसिड का। क्या? वीक एसिड। वीक एसिड कौन कौन सा है? किसे कहते हैं? जिसमें थोड़ा बहुत पानी का मात्रा मिक्स हो, जिसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। Those acid which dissociate partially into H plus ion in water are known as weak acid. weak acid जो HCH3COOH aqueous, CH3COOH माइनस और H प्लस आयन इससे मिले तो हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। अभी ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं हमें
प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका, 8-10 एग्जांपल है। एप्पल, तो एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है वो फेलिग्यो मतलब थकावट में, और कर्ड और मिल्क, जैसे हम जब दूध खाते हैं और दही खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हम अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं या तो ज़्यादा दौड़ते हैं, धूपते हैं, तो हमारा बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके वजह से हमारे बदन लंबा टाइम तक क्या होता है? दुखता है, दर्द करता है। बात करते हैं अगला, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है जो टोमेटो में, स्पिंच में, टमाटर और स्पिंच मतलब पालक, ये दोनों में पाया जाता है। बात करते हैं टेरिक एसिड। टेरिक एसिड जो टेमेरिंड, ग्रेप्स और अनराइप्ड मैंगो, जैसे टेमेराइंड मतलब होता है इमली, ग्रेप्स मतलब अंगूर, और अनरैप्ड मैंगो मतलब जो पका हुआ मैंगो नहीं रहता है, कच्चा मैंगो का टेस्ट कैसा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टेरिक एसिड होता है। तो उसका बाद बचा था फॉर्मिक एसिड, जो बाइट ऑफ रेड एंट, जो लाल चींटी के डंक में पाई जाती है, वो कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड। बात करते हैं एसेटिक एसिड। तो एसेटिक एसिड विनेगर में होता है, यानी सिरका। हम लोग को पता है सिरका खाने में कैसा लगता है? थोड़ा खट्टा टाइप में लगता है, और ये डाइजेस्टिंग के लिए हम लोग जब कभी एसिडिटी वगैरह हो जाता है तो पहले के टाइम में सिरका बना कर रखते थे घर में, ठीक है, वही विनेगर है। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मतलब खट्टा फल में। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें वो किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स, अम्ला में। अम्ला खाया है? अम्ला में होता है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, जिसका हिंदी है अम्लों का अभिलक्षण। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है, देखें और सीखें। दे आर सोर इन टेस्ट। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि कैसा कैसा है, क्या क्या है, तो हम बात करते हैं कि एसिड जो है वो टेस्ट में कैसा है? सौर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये देखो, ये लिटमस पेपर है, एक लिटमस पेपर रखे हैं। इस लिटमस पेपर पे अगर हम ब्लू, ये कैसा कलर में है? ब्लू है, इसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो इट्स टर्न इनटू रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड में बदल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि 7 से पीएच मान अगर कम है, पीएच वैल्यू अगर कम है, अगर वो लिक्विड अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो किस रंग में बदल जाएगा? तो किस रंग में बदलेगा? रेड में बदल जाएगा। बात करते हैं इट हैज H+ आयन। हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे कि जो सब्सटेंस है उसको अगर पानी में घोल देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? H+ आयन मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये एसिड है। मेटल प्लस एसिड को जब रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और यह जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो इसके साथ पॉप ध्वनि, पॉप साउंड का आवाज आता है। यहाँ हम हिंदी में लिख दिए कि यह पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जैसे बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, Ca(OH2) प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। लाइम स्टोन, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं। देखिए ये सारे के सारे वीडियो है, वो सिर्फ क्लास 10 तक ही नहीं, बल्कि आप बेसिक टू हाई है, जहाँ तक आपका सिलेबस में दिया है, आप NCERT से पॉइंट उठाया हुआ है, उसका थोड़ा और लेवल है, तो जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक ठीक है। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में कमेंट कीजिए, वो चीज़ को आपको समझा दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में ही। और
ये लेवल आपको जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक समझिए, एक 10वां क्लास तक का लेवल है, लेकिन ये बेसिक टू हाई है। छठा में भी, फिफ्थ से शुरू है, 6 7 में भी है, और ये 10th में भी है। तो 7 10 तक में ज़्यादा कुछ हाई लेवल नहीं है, ठीक है। और अब इसको बताते हैं हम लोग, इसका कुछ बताएंगे। तो हम एसिड की बात किए थे, अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। एसिड के बारे में हमने जो कुछ भी बात किए, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है बेस। जैसे हमने एसिड में बात किए थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक में बात किए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात किए, वीक एसिड के बारे में बात किए। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे, वीक बेस के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है वो बात करेंगे। और उसमें हमने पढ़े थे कि अगर कुछ सब्सटेंस है जिसको पानी में डाल देंगे तो उससे हमें क्या होता था, H+ आयन मिलता था। लेकिन बेस में ऐसा नहीं है, बेस में OH- मिलेगा। एसिड को खाने से हमें सॉर टेस्ट मिलता है, लेकिन इसको खाने से हमें बिटर टेस्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि क्या कुछ हमने लिखा है और क्या कुछ हम बता सकते हैं आपको। तो बेस जो है, दो सब्सटेंस विच गिव आयंस इन वाटर आर नोन एज बेस। जो पदार्थ पानी में घुलने के बाद OH- आयन देता हो उसे हम बोलेंगे बेस। एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको तोड़ेंगे तो Na+ एक्वस प्लस ON- एक्वस। एक्वस मतलब पानी, मतलब पानी में अगर हम सोडियम को, अगर बेस को डाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाले तो हमें प्लस और OH- मिलेगा, ठीक है। तो ये OH- मिला, जो क्या हो गया, बेस का इंडिकेटर है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो दोज बेसेस which associated completely into OH- आयन in water are known as strong base। वैसे पदार्थ, वैसे क्षारक जिसको हम पानी में घोलने के बाद कंप्लीटली हमें OH- आयन मिले तो हम बोलेंगे ये जो पदार्थ है, ये जो बेस है, ये क्या है, पानी में घुलने के बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कहने मतलब ये है कि अगर कंप्लीटली पूरे तरह से अगर घुल जाए और उसे पानी में पूरा डिजोल्व हो जाएगा तो ही हम बोलेंगे उसको क्या है, बेस है, ठीक है। बात करते हैं इसका एग्जांपल NaOH और KOH। NaOH का फुल फॉर्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का नाम है, केमिकल नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। बात करते हैं वीक बेस के बारे में, दुर्बल क्षार। वीक बेस किसको बोलते हैं, those bases which associate partially into OH- ion in water are known as weak base। कहने मतलब ये है कि वैसे क्षारक जो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, जो उसमें आधा हाफ या पार्सली मतलब हाफ, आधा ही घुलता है, उसे हम बोलेंगे वीक बेस। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और ये जो जब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एग्जांपल है NH4OH एक्वस, रिवर्सिबल NH4+ एक्वस और OH- एक्वस, ये इसका एग्जांपल है। अब बात करते हैं बेस है, बेस का यूजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं विंडो क्लीनर में। क्या था ऑप्शन, नाम क्या था, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं विंडो क्लीनर के तौर पे। दूसरा है लाइम अथवा क्विक लाइम, ठीक है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। अब बात करते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर इसको बोलते हैं, स्लैग भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca*OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका पूरा नाम है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी बेस में ही आता है, जिसका नाम, जिसको केमिकल फॉर्मूला है MgOH2, MgOH2। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, जिसका यूज करते हैं हार्ड सॉप बनाने में, मतलब कठिन साबुन बनाने में, कठोर साबुन बनाने में, ठीक है।
तो हम यूजेज पढ़ रहे थे। यूजेज में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े हैं, जिसको बोलते हैं हार्ड सोप के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है KOH। इसका यूज करते हैं सॉफ्ट सोप को बनाने में। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि अगर एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है और बेस, तो हमको उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो बेस दे देंगे। जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है। तो एसिड प्लस बेस दोनों जब मिल जाता है तो सॉल्ट और H2O हीट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। अगर हमारे स्टोमैच में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हमारा बढ़ गया है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, या तो इनो लेते हैं, डाइजिन लेते हैं, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टू न्यूट्रलाइज इट, यहाँ लिखा हुआ है एसिडिटी इन स्टोमैच इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl। हमारे स्टोमैच में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl हो जाता है तो हम लोग न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, टू न्यूट्रलाइज इट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, आप तो हम लोग इनो लेते हैं, तो हमारा स्टोमैच ठीक ठाक हो जाता है। फिर बात करते हैं कि एंड एसिड क्या होता है। तो दो सब्सटेंस विच आर रिमूव्ड एसिडिटी, वैसे पदार्थ जो हमारा एसिडिटी को रिमूव करता है, हटाता है, उसको बोलते हैं एंड एसिड। जैसे क्या क्या हो सकता है, तो हमारा एसिड बढ़ गया है तो नाम लेंगे बेस का। तो बेस में कौन सा आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जैसे इनो कह सकते हैं। दूसरा सोडियम बाई कार्बोनेट, अभी ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट जो बोलते हैं बेकिंग सोडा। बात करते हैं व्हेन एन बाइट देन इट इंजेक्ट, जब हमारे शरीर में बिच्छू काटता है या तो फिर कोई रेड एंट काटती है, चिट्टी काटती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा हम उसके जगह पर क्या करते हैं, बेस लगाते हैं, जो उसे क्या करे, उसका जहर को न्यूट्रलाइज करे। तो बात करते हैं क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में जो इंजेक्ट कर देती है। यहाँ लिखा हुआ व्हेन एन बाइट देन इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, जब काटता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड निर्माण कर देता है और हमारे स्किन में। तो न्यूट्रलाइज इट सोडियम बाई कार्बोनेट इज यूज, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो है, अगर एसिडिटी सॉइल में बढ़ जाता है तो टू रिमूव द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल, तो इसमें हम लोग जब खेती करते हैं और उसमें सॉइल में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग न्यूट्रल करने के लिए आप तो चूना पत्थर का यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्विक लाइम और स्लैक्ट लाइम इज यूज, हम लोग चूना पत्थर क्या करते हैं, यूज करते हैं, तब जाकर उस मिट्टी का एसिडिटी रिमूव होता है। अगला है टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, अगर हमारे मुंह का pH मान 5.5 से बढ़ जाता है तो हमारा दांत टूटना शुरू हो जाता है। स्टार्ट व्हेन pH स्केल माउथ इज लेस देन 5.5 से कम हो जाता है, सॉरी यहाँ 5.5 से pH मान अगर उसका कम हो जाता है तो हमारा दांत टूटना शुरू हो जाता है। तो इसे मेंटेनेंस रखने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने सारे हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं सबका सब बेस है, सबका सब क्या है, बेस से बना हुआ है। टू मेंटेन द pH ऑफ माउथ टूथपेस्ट इज यूज्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को यूज करते हैं। आखिरी और लास्ट है नोट CO2 टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, कहने मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बदल जाता है किसमें, मिल्की में, दूधिया मिट्टी सुने होंगे, उसी तरह दूध में मतलब पूरा व्हाइट होता है। कब होता है, जब लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है लाइम वाटर, और लाइम वाटर का हिंदी बोलते हैं चूना पानी। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को,
तो इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है मार्बल, और इसी को बोलते हैं चौक, और इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर, चूना पानी, और इससे जब बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो मार्बल बनता है, इसी को चौक भी बनता है कहते हैं, और इसी से लाइमस्टोन भी बनता है, और इसका हिंदी बोलते हैं चूना पत्थर। तो ये हमारा एसिड बेस और इसका न्यूट्रलाइजेशन के पढ़े हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बाकी रह गया है। नमस्कार। तो जो पार्ट बच गया था वो पार्ट अभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है, हमने एसिड बता दिया, बेस बता दिया, अब बच गया सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो पहला जो दिख रहा है ये एक रिएक्शन था जो हम इसका लास्ट वीडियो में बताए थे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन था। क्या रिएक्शन था कि अगर एसिड बेस दोनों के रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2O निकलता है। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन ही था न्यूट्रलाइजेशन का। अब हम इसमें से देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉल्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एसिड दो तरह पड़े थे। एसिड कितना, दो तरह का, ध्यान दीजिएगा। एक SA स्ट्रॉन्ग एसिड, एक पड़े थे वीक एसिड। दूसरा पड़ते हैं बेस। बेस भी दो तरह पड़े थे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दो तरह के। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ बनाए हैं वो आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हलाने का रहे कोई। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, दोनों को मिलाने के बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हम बता देते हैं कि जहां जहां स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे S1 लिख दिए, यहाँ पर भी S1 है, ये S1 से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये pH वैल्यू इसका कितना 7 आया, समझना है, ध्यान सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोशिश कीजिए। अगर दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, ऑलरेडी वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का pH मान 7 आया, जो क्या हो गया, न्यूट्रल साल्ट बन गया। अब बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और दूसरा लिए वीक बेस, H2 में लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH मान 7 से कम कैसे हुआ। तो हम बताए थे अभी एक बेसिक फॉर्मेशन था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आप तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अगर ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे, इसमें से बोलेंगे क्या होगा, ये एसिडिक होगा या बेसिक नेचर होगा, तो हम बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग दिखेगा उसी का हम लोग वैल्यू मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड का ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका pH मान क्या होगा, एसिड होगा, मतलब कि 7 से कम होगा। pH मान 7 से कम होता है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो वही हम लिखे H2 में रिएक्शन करवाएं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, समझ आ रहा है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों से रिएक्शन करवाएं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए हम इसका pH मान कितना लिए, एसिडिक सॉल्ट बनाया, इसलिए इसका फॉर्मेशन क्या बना, एसिडिक सॉल्ट बनाया। अब बात करते हैं H3 का। H3 बात करते हैं, तो वीक एसिड लिए और दूसरा लिए स्ट्रॉन्ग बेस। H3 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये मिलके बना, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग है वही उसी का नेचर देना है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट बन गया। और अगर बात करते हैं S4 का, तो S4 में
वीक एसिड और दूसरा क्या है, वीक बेस। अगर दोनों का दोनों वीक आ गया तो हम क्या बोलेंगे, पीएच वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले ये है, समझने वाली बात है कि हम स्ट्रॉन्ग का बात करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर हम जिस ग्रुप में स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, चाहे वह एसिड में आए चाहे वह बेस में आए, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग आएगा हम उसी का नेचर दे देंगे। जैसे बेस अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड अगर वीक है तो क्या आएगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से देखिए एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल कर दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो हम यहाँ पे वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखे एसिटिक सॉल्ट। लेकिन अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका क्या होगा, ये बेसिक सॉल्ट बनाया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं, एक बहुत सुंदर सा जो है पॉइंट है, ये आपको बताएगा कि हम किसी भी सॉल्ट का पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे बिना जाने हुए। तो उसका एक नेचर है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे क्या क्या था, HCl, H2SO4, HNO3। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़े थे NaOH और KOH। इसी से हम लोग निकालेंगे कि कौन सा एसिड का कौन सा सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना है। तो हम लेते हैं NaCl की बात करते हैं कि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। हम बात करते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो Cl, यहाँ पे Cl दिख रहा है, इसमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो इसके नीचे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और बच गया यहाँ पे Na किसके दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम अभी समझाए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब मिल जाता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग दोनों मिल गया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब क्या, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 के बराबर होगा। समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसका CH3COO Na। तो Na देखिए कौन सा ग्रुप में है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो है स्ट्रॉन्ग बेस में, तो नीचे लिख दिए स्ट्रॉन्ग बेस में है। और बात करते हैं ये सब, तो ये सब का कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, ना स्ट्रॉन्ग में है एसिड में, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस में, तो हम लोग इसको मान लेंगे ये क्या होगा, बेस होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग का नहीं दिया तो क्या होगा, वीक होगा, तो ये वीक हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग में क्या है, बेस, तो इसलिए ये क्या होगा, बेस बन गया। इसलिए इसका पीएच मान कितना है, 7 से ज्यादा है। कुछ ज्यादा पास हो रहा है क्या। अब बात करते हैं NH4Cl। तो Cl किस में है, स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में है तो यहाँ लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन NH4 यहाँ पे किसी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, वीक एसिड, वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, क्योंकि ये एसिड एक दिया हुआ है तो इसलिए क्या होगा, वीक बेस होगा। तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, एसिड होगा। कैसे होगा एसिड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो वैल्यू किस पे जाएगा, स्ट्रॉन्ग पे जाएगा। तो इसलिए क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन गया और इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से कम होगा। समझ आ रहा है। अब बात करते हैं NH4 इसका भी उसी तरह का है नीचे, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। अब इसको बताते हैं एक अच्छे ढंग से, जैसे कि बात करते हैं NaHCO3। Na जो है ये किसी में दिया हुआ है, इसमें दिया स्ट्रॉन्ग बेस में दिया हुआ है। HCO3 ये किसी में नहीं होगा, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड में है ना ही स्ट्रॉन्ग बेस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वीक एसिड में रखेंगे। ये किसी में नहीं मिला इसलिए इसको वीक में लिए, और बेस पहले से दिया हुआ इसलिए इसको क्या किए, एसिड में लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो इसलिए कैसा हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। तो जब बेसिक सॉल्ट होता है तो उसका वैल्यू कितना दिया, क्या रहता है, पीएच वैल्यू 7 से ऊंचा रहता है, क्योंकि बेसिक का वही नेचर ही होता है, दोनों हाथ से हो। बात करते हैं KCl। तो Cl स्ट्रॉन्ग एसिड में दिया हुआ है और K
इसी में दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ स्ट्रॉन्ग बेस में। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, हम फिर से बता दें। दिक्कत है क्या? समझ आ गया? अब देखते हैं अगला क्या कुछ बाकी है। ये पहले इसको आने दीजिए। अब हम बात करते हैं इसका इंडिकेटर के बारे में। अपना पास इंडिकेटर 2 टाइप के होता है। इंडिकेटर मतलब जो हमें ये एसिड और बेस के बारे में दिखाता है कि किसमें एसिड डालने से क्या होता है, बेस डालने से क्या होता है। बात करते हैं NI। 2 तरह के इंडिकेटर है। एक NI नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है AI आर्टिफिशियल इंडिकेटर। उसके बाद बात करते हैं कि लिटमस जो है वो नेचुरल में पर्पल कलर का रहता है। अगर उसमें रेड डाल दे, अगर उसमें एसिड डाल देंगे तो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यही लिटमस में अगर बेस डाल देंगे तो रेड लिटमस टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। बात करते हैं दूसरा मिथाइल लोरेंज। मिथाइल लोरेंज जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है वो नेचुरली में ऑरेंज कलर का पाया जाता है, लेकिन अगर हम उसमें एसिड डाल देंगे तो ये रेड हो जाता है। और इसी में अगर हम बेस डाल देते हैं तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि अगर CBSE में जाएं तो 7th क्लास का है, और NCERT में जाएं तो 10वां क्लास तक में आता है। जैसे फिनोफेकिन आर्टिफिशियल है, PHENO फेनोफेकिन जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। जनरली ये कलरलेस होता है, लेकिन इसमें इस इंडिकेटर में अगर लिक्विड एसिड डाल दें तो ये कलरलेस ही रहता है। और इसी प्रकार से अगर इसमें हम बेस डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। बात करते हैं चाय रोज। ठीक है, चाइनीज रोज होता है। ठीक है, रोज है जो नेचुरली में लाइट फाइन होता है, और कलर डालने पे, एसिड डालने पे इसका जो कलर है वाल वाल पिंक हो जाता है। लेकिन यही अगर कलर बेस इसमें डालेंगे, अगर बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन में बदल जाएगा। अब बात करते हैं बीट रूट। बीट रूट आप लोग सब लोग खाए होंगे, एक तरह का वो खाने वाला जिससे ब्लड ज़्यादा बनता है, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। जो जनरली में वो रेड होता है, रेड कलर का होता है। लेकिन उसमें अगर हम एसिड डाल देंगे तो वो रेड में ही रहेगा, और बेस डाल देंगे तो येलो में बदल जाएगा। कभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब हर कोई जानता है, हल्दी होता है ना सर? इसका जो है नेचुरल कैसा रहता है? येलो ही रहता है। देखिए इसमें अगर एसिड डाल देंगे, एसिड से मिला देंगे या तो एसिड साथ लिक्विड घूम देंगे तो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस, अगर उस पर साबुन लगाएंगे तो रेड हो जाएगा। कभी हमारे शर्ट पे जो धब्बा लगता है, दाग लगता है, हल्दी लग जाता है, तो अगर उसको हम एसिड से धोएंगे तो वो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस मतलब साबुन से अगर धोएंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। कभी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रेड कैबेज। एक रेड कैबेज होता है, वो नेचुरली रेड रेड ही रहता है, और उसमें एसिड डालने के बाद फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेस डालेंगे तो क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। और इतना ही है इसका इंडिकेटर। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आप समझे होंगे। इंडिकेटर 2 टाइप का होता है, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। एक बार आप इसको देख लीजिए, और फिर आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। याद रखना बहुत आसान है, आप आज भी कर सकते हैं।